जंगल में अकाल पड़ा है। बूढ़ा शेर गब्बर गुफा में पड़ा कराह रहा है। तभी उसका चालाक मंत्री सियार टिल्लू उसके पास आता है। महाराज, ऐसे घूरने से पेट नहीं भरेगा। शिकार भाग चुके हैं और जो बचे हैं वो बहुत सतर्क हैं। तो क्या करूं? अपनी पूंछ चबा जाऊं? कोई रास्ता निकाल टिल्लू, वरना मेरा अगला भोजन तू ही होगा। शांत हो जाइए महाराज, मैंने एक साइकोलॉजिकल गेम सोचा है। उत्तर वाली पहाड़ी पर जो विशाल बरगद का पेड़ है, हम उसे वरदान देने वाला पेड़ घोषित कर देंगे। बस आपको उस पेड़ के खोखले तने के पीछे छिपना होगा। पेड़ के पीछे? इससे क्या होगा? महाराज, आज का दौर अंधविश्वास का है। मैं अफवाह फैलाऊंगा कि जो भी उस पेड़ के नीचे अपनी समस्या बताएगा, उसकी मुराद पूरी होगी। जब मासूम जानवर अपनी आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे, तब आप धीरे से अपना पंजा बाहर निकालिएगा और खेल खत्म। टिल्लू जंगल के बीचों बीच सबको इकट्ठा करता है। भाइयों और बहनों, खुश हो जाओ, हमारे जंगल पर कुदरत मेहरबान हुई है। उत्तर वाले बरगद के पेड़ में जंगल के देवता प्रकट हुए हैं। जो भी वहां जाकर श्रद्धा से अपनी समस्या कहेगा, उसे 24 घंटे में समाधान मिलेगा। लेकिन सियार भाई, सुना है वहां शेर का इलाका है? अरे बंटी, कैसी बात करते हो? देवता के आते ही शेर वहां से डरकर भाग गया। विश्वास नहीं आता तो कल सुबह हीरो वहां जाते देखना। उसने अपनी खोई हुई बहन को पाने की मन्नत मांगी है। अगली सुबह हीरा बकरी, जो असल में सियार की बातों में आ गया था, पेड़ के पास पहुंचता है। हे दिव्य वृक्ष, मेरी बहन को वापस लौटा दो, मैं बहुत अकेला हूँ। अचानक पेड़ के तने से एक भारी आवाज आती है। अपनी आंखें बंद करो वत्स और 5 कदम पेड़ की तरफ बढ़ो, तुम्हारी मुराद पूरी होगी। जैसे ही हीरा आंखें बंद करके आगे बढ़ता है, एक जोरदार झपट्टा पड़ता है। हीरा गायब। शाम को टिल्लू बाकी जानवरों से कहता है, देखा, हीरा अपनी बहन से मिलने सीधा स्वर्ग के बगीचे में चला गया। अब किसकी बारी है? जंगल की सबसे स्मार्ट लोमड़ी सोनू ये सब देख रही थी। उसे कुछ गड़बड़ लगी। वो अपने दोस्त लंबू के पास गई। लंबू, एक बात बताओ, अगर हीरा स्वर्ग गया तो पेड़ के नीचे की घास पर लाल छींटे क्यों हैं? क्या स्वर्ग जाने का रास्ता खून से होकर जाता है? मुझे तो लगता है वो लाल रंग के फूल होंगे। सोनू, तुम भी ना हर चीज में शक करती हो। फूल? इस सूखे में? नहीं लंबू, कल मैं खुद वहां जाऊंगी, पर अपनी शर्तों पर। अगले दिन सोनू लोमड़ी पेड़ के पास पहुंचती है। टिल्लू और शेर अंदर ही अंदर खुश थे कि आज एक बड़ा शिकार मिलेगा। हे महान दिव्य पेड़, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे धन चाहिए। मिलेगा, अपनी आंखें बंद करो और पास आओ। महाराज, मेरा मतलब है पेड़ जी, मेरी एक परंपरा है, मैं बिना जवाब पाए पास नहीं आती। जरा ये बताइए, कल जो हीरा हिरण यहाँ आया था, उसका वजन कितना था? अंदर सन्नाटा छा गया। शेर घबरा गया। महाराज, बोलिए कि आत्माओं का कोई वजन नहीं होता। वत्स, आत्माओं का कोई वजन नहीं होता, वो तो हवा की तरह हल्की होती हैं। अच्छा, तो फिर उस हवा की हड्डी कल शाम को सियार के घर के पीछे क्या कर रही थी? और दिव्य पेड़, क्या आपके पेट से मांस सड़ने की बदबू आती है? क्योंकि मुझे तो आ रही है। जैसे ही सोनू ने ये कहा, शेर गुस्से में बाहर निकल आया। तो बहुत बोलती है लोमड़ी, आज तेरा ही अंत होगा। लेकिन सोनू तैयार थी। उसने पहले ही हाथी गजराज को बुला रखा था। गजराज भाई, अब आपकी बारी। गजराज हाथी ने अपनी सूंड में ढेर सारा पानी और मिर्ची का पाउडर भर रखा था। उसने सीधे शेर के चेहरे पर दे मारा। मेरी आंखें, बचाओ! भाग यहाँ से बूढ़े शिकारी। और टिल्लू, अगर अगली बार तूने भगवान के नाम पर किसी को ठगा तो तुझे अपनी फुटबॉल बना दूंगा। सियार और शेर दुम दबाकर भाग गए। सोनू ने सबको समझाया कि चमत्कार पर नहीं, हकीकत पर भरोसा करो। महाराज, गजब हो गया, पहाड़ का एक हिस्सा ही चलकर नीचे आ गया है। बकवास बंद कर बजरंगी, पहाड़ कैसे चलेगा?
कसम से महाराज, इतना बड़ा, इतना सफेद और इतना मोटा मैंने तो अपनी 7 पीढ़ियों में ऐसा जानवर नहीं देखा। लगता है बादलों से गिरा है। तभी झाड़ियां चरमराईं और एक भारी भरकम शरीर लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। वो सफेद बालों का एक बड़ा गोला जैसा लग रहा था। बर्फ, कहीं बर्फ मिलेगी? कोई इस आग को बुझाओ, मैं पिघल रहा हूँ। अरे भाई, तुम हो कौन? और ये कैसी रुई की रजाई ओढ़ रखी है तुमने? यहाँ तो सूरज आग उगल रहा है। मैं आर्यन हूँ। मैं उत्तर के बर्फ के साम्राज्य से आया हूँ। उन 2 पैर वाले शैतानों ने मुझे पकड़ा था। मैं उनकी लोहे की गाड़ी से कूद गया, लेकिन यहाँ की हवा तो खाल जला रही है। तुम भालू जैसे दिखते हो, पर हमारे बलू जैसे भूरे नहीं हो। इतने सफेद क्यों हो? क्योंकि मेरे देश में सब कुछ सफेद है महाराज। जमीन, पहाड़ और समंदर भी। वहां सूरज बस चमकता है, जलता नहीं। तभी झाड़ियों के पीछे से रंगा सियार अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ बाहर आया। उसने आर्यन के सफेद बालों को बड़े लालच से देखा। अरे वाह, साक्षात देवदूत पधारे हैं। महाराज, आप क्यों इस बेचारे मेहमान को परेशान कर रहे हैं? देखिए तो कितनी प्यास लगी है इन्हें। रंगा, अपनी जुबान संभाल। हमें पता है तेरी नीयत कैसी है। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे बघीरा जी, आप तो हमेशा शक करते हैं। मैं तो बस मेहमान की सेवा करना चाहता हूँ। हाँ भाई, पानी कहाँ है? पानी? हाँ, चलिए चलिए, मैं आपको नदी की तरफ ले चलता हूँ। रंगा आर्यन को धीरे से एक तरफ ले गया। कितनी दुखद बात है। उत्तर के बर्फीले साम्राज्य का शहजादा आज इस मामूली सी नदी के किनारे बेहाल पड़ा है। रंगा, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। मुझे बस ठंडक चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई। देखो उस तरफ, वो गुफा इस जंगल की सबसे ठंडी जगह है, लेकिन वहाँ शेर खान का कब्जा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो गुफा तुम्हारी होनी चाहिए? शेर खान यहाँ का राजा है और उसने मुझे यहाँ रहने की जगह दी है। जगह दी है? उसने तुम्हें अपना गुलाम बनाया है। वो चाहता है कि तुम उसकी प्रजा बनकर रहो, ताकि शिकारी जब आएं तो वे तुम्हें उठा ले जाएं और शेर खान सुरक्षित रहे। तुम इतने विशाल हो, इतने ताकतवर हो, क्या तुम एक बूढ़े शेर के आदेश पर चलोगे? तुम कहना क्या चाहते हो रंगा? मैं कह रहा हूँ कि आज जब सब जानवर पानी पीने आए तो अपनी ताकत दिखाओ। नदी का ये हिस्सा अपने कब्जे में कर लो। जब वे तुमसे डरेंगे तभी वे तुम्हारी इज्जत करेंगे। डर के बिना कोई किसी को राजा नहीं मानता आर्यन। देखिए रंगा भाई, मैं यहाँ तूफान बनने नहीं आया। शेर खान ने मुझे रहने को जगह दी, तुम मुझे उनसे लड़ने को कह रहे हो। जिस इज्जत की तुम बात कर रहे हो वो डर से आती है। मुझे उनका डर नहीं, उनका प्यार चाहिए। मैं यहाँ किसी को डराने नहीं आया हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस। रंगा की बोलती बंद हो गई। उसने अपनी पूंछ दबाई और झाड़ियों की तरफ सरक गया। आर्यन ने फिर से नदी के पानी में अपना चेहरा डाला। उसे अब पानी और भी ठंडा और मीठा लग रहा था। जंगल में सब कुछ बड़े मजे से चल रहा था। वो विदेशी भालू अब पराया नहीं रहा था, बल्कि सबके साथ घुल मिलकर ऐसे रहता था जैसे वहीं पैदा हुआ हो। पर खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। एक दिन अचानक जंगल की शांति भंग हो गई। दूर से गाड़ियों के शोर और भारी जूतों की आवाजें आने लगी। वो खूंखार विदेशी शिकारी वापस आ गए थे, जो उस भालू को ढूंढते हुए पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटक रहे थे। ठहरो, ये गंध पहचानी हुई है। ये इंसानों के पसीने और लोहे की महक है। तभी वहाँ भोलू बंदर भागते हुए आ जाते हैं। वो आ गए, वही शिकारी जो ब्रूनो को ढूंढ रहे हैं। उनके पास बड़ी बड़ी जालियां और बंदूकें हैं। ब्रूनो के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। वो घबरा कर खड़ा हो गया। मुझे लगा था वो हार मान चुके होंगे। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वो पूरे जंगल को आग लगा देंगे। मुझे चले जाना चाहिए, नहीं तो मेरी वजह से आप सब भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। नहीं ब्रूनो, तुम हमारे मेहमान हो और अब हमारे परिवार का हिस्सा भी। इस जंगल का राजा मैं हूँ
और मेरी इजाजत के बिना यहां से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सब सुनो, ब्रूनो को उस काली गुफा में ले जाओ जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। इधर शिकारी अपनी गाड़ी लेकर जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। अपनी आंखें और कान खुले रखो, वो सफेद रूसी भालू यहीं कहीं है। शहर के चिड़ियाघर से भागने के बाद उसे इसी इलाके में देखा गया है। याद रखना, वो सिर्फ एक जानवर नहीं, चलती फिरती तिजोरी है। विदेशी बाजार में उसकी कीमत करोड़ों में है। लेकिन बॉस, इस इलाके के बारे में मशहूर है कि यहाँ का शेर बहुत आदमखोर और चालाक है। लोग कहते हैं वो इंसानों की आहट मील दूर से पहचान लेता है। चुप कर डरपोक, हमारे पास डबल बैरल बंदूकें और नींद की गोलियों वाले इंजेक्शन हैं। शेर हो या शैतान, लोहे की गोली के सामने सब ढेर हो जाते हैं। यहाँ से पैदल चलेंगे, हमें किसी भी कीमत पर उसे विदेशी भालू को ढूंढना ही होगा। ढूंढो उसे। वे शिकारी जंगल में सब जगह ढूंढने लगे और अंत में वे उसी गुफा के पास पहुंचे जहां ब्रूनो छिपा था। तभी शेर सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में दहकती आग देखकर शिकारियों के पैर कांपने लगे। सर ये तो वही है। इसकी आंखें, ये हमें खा जाएगा। पीछे हटिए। हिलो मत, बंदूक तानो, हम इसे डराकर भगा सकते हैं। शेर खान टस से मस में ही हुआ। बॉस, यहाँ रुकना खुदकुशी है। शेर सामने है। भालू के चक्कर में हम अपनी जान गंवा बैठेंगे। चुप रहो, चलो यहाँ से अब। जब गाड़ियों की आवाज बंद हुई तो सब ब्रूनो की गुफा के पास जमा हुए। ब्रूनो धीरे से बाहर आया। उसकी आंखों में पानी तैर रहा था। शेर भाई, आपने अपनी जान दांव पर लगा दी। आप तो इस जंगल के राजा हैं। आपको एक विदेशी के लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? राजा वही होता है जो अपनों की रक्षा करे, और तुम अब हमारे लिए विदेशी नहीं, हमारे भाई हो। मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेला रहा और कुछ दिन मैं चिड़ियाघर की सलाखों के पीछे भी रहा। मुझे लगा था कि दुनिया में सिर्फ मतलब के रिश्ते होते हैं, पर आज आपने मुझे जो दिया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। शुक्रिया मुझे एक घर देने के लिए। इसमें शुक्रिया कहने को कोई जरूरत नहीं है, हम सब एक परिवार है। अब चलो ये रोना धोना बंद करो, आज तो खुशी का दिन है। चलो आज हम सब एक साथ दावत करेंगे, क्यों दोस्तों? ओह महाराज जी, इसी बहाने हमें कम से कम दावत तो मिली। एक छोटी सी बात दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लग रही है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हर कहानी और भी खास होने वाली है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है।